गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके जो बुक भाषा भारती है उसका पार्ट 4 अपराजिता पढ़ेंगे। अपराजिता का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कभी पराजित न हो, जो कभी हारे नहीं। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। तो हम ये पढ़ेंगे आज से पाठ परिचय। यह एक ऐसी विकलांग महिला की मार्मिक कथा है जिसने अद्भुत धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं अनवरत साधना से अपने जीवन को सक्रिय एवं सफल बनाया। विषम परिस्थितियों में भी वह साहसपूर्ण आगे बढ़ती रही, विजय प्राप्त करती रही एवं अपराजित, जो कभी न हारी हो, बनी रही। ठीक है, विकलांग थी फिर भी उसने ये जैसे व्हील चेयर पे उसको बैठा हुआ बताया है, तो इस तरीके से उसका शरीर था, परंतु फिर भी उसने हार नहीं मानी। अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी इच्छा से, अपनी धैर्य से, पेशेंस से उसने अपने जीवन को सुधारा। ठीक है, और अपराजिता कहलाई, मतलब जो कभी भी नहीं हारती है। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देखकर हम स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। विधाता मतलब भगवान बताया गया है यहाँ पे। तो ये लेखक जो बोल रहा है कि कभी कभी भगवान हमें ऐसे व्यक्ति से मिलाता है कि हमारे जीवन में जो कमी है वो तो हमको बहुत छोटी लगने लगती है ना। हम बीमार हो गए, हमको सर्दी हो गई, या हमारा एक्सीडेंट हो गया, या हम एक दो दिन काम नहीं कर सकते, तो हमको लगता है कि अरे बाप रे कितना बर्डन हो गया है, अब ऐसा काम कैसे निपटाएंगे, ये वो। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा से ही ऐसा हो, हमेशा से ही विकलांग हो, और उसको पता है कि मुझे जीवन जीना है, और फिर भी वो खुश होके जिए, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसके सामने हमारी जो कमियां हैं वो तो हमको बहुत छोटी लगती है, कि ऐसा लगता है भगवान ने हमको तो बहुत अच्छा बनाया है। हमें तब लगता है कि भले ही हम उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया, है ना। ऐसे व्यक्ति को देख के हमको क्या लगता है कि कोई बात नहीं, भगवान ने कभी कभी कोई पनिशमेंट दे भी दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हमारा कोई अंग, शरीर का अंग जो है वो विच्छिन्न मतलब होता है खराब हो जाना या काम नहीं करना, तो ये तो नहीं हुआ ना, कम से कम हमारे हाथ पैर तो सही है। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। फिर भी हमारे ऊपर कोई भी अगर कोई परेशानी आती है तो हम भगवान को ही कहते कि हे भगवान ये क्या किया। मैंने अभी पिछले महीने ही ऐसी अभिशप्त काया देखी जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया था, किंतु वह उसे नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही थी, विधाता को कोस कर नहीं। अब लेखिका जो लेखक है यहाँ पे वो इस बारे में बात कर रहे हैं, अपराजिता के बारे में, कि उन्होंने एक ऐसी काया को देखी। काया मतलब शरीर, और अभिशप्त मतलब जिसको अभिशाप मिला हुआ हो उसको अभिशप्त बोलते हैं, है ना, श्राप मिला हुआ जिसको। तो ऐसी काया को देखा कि जिसको भगवान ने बहुत ज्यादा ही पनिशमेंट दे दिया था, परंतु फिर भी वो हमेशा हंसती हुई रहती, मुस्कुराती हुई रहती, और भगवान को कभी भी नहीं कोसती थी वो, है ना। कभी ये नहीं बोलती थी कि भगवान मेरे को ऐसा क्यों बनाया। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है इसकी। उस कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अहाता मतलब आगे का आंगन, तो आंगन जो है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बंगले और कोठी के। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते हुए देखा तो मैं आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी और भीतर चली गई। प्रौढ़ा मतलब होती है जिसकी उम्र आधी उम्र की 50 साल के लगभग की होती है, उसको प्रौढ़ा बोलते हैं। तो कार की उसमें से एक 50 साल के लगभग की लेडीज उतरी, व्हील चेयर गेट के सामने रख दी और चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती अपने निर्जीव धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा, फिर बेसाखियों से चेयर तक पहुंचकर उस पर बैठ गई। ये जो लड़की है इसने बिना किसी की हेल्प से अपने आप को कार से नीचे उतारा, बेसाखियों से, बेसाखी मतलब सहारे से चलना, तो बेसाखियों से चलती हुई और व्हील चेयर पे बैठ गई और बड़ी तत्परता
के साथ वो स्वयं चलाती हुई कोठी के अंदर चली गई। और ये व्हील चेयर भी खुद ही ड्राइव करती थी, तो चलाती हुई अंदर चली गई। मैं फिर नित्य समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती हुई अपना काम किए जा रही हो। लेखक जो है, लेखिका, अब उसको रोज का शौक लग गया था। वो रोज इस टाइम पे आती और रोज अपराजिता को ऐसे देखती थी कि किस तरीके से वो नीचे उतरती है, कैसे अपना काम निपटाती है। ठीक है, धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति ने उसके प्रत्येक कठोर आघात के प्रति अति अमानवीय धैर्य और साहस को झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी प्रकार देवांगना से कम नहीं लगी। लेखिका ने धीरे धीरे उससे परिचय बढ़ाया, तो उसकी जो कहानी सुनी उससे लेखिका जो है वो काफ़ी मार्मिक हो गई, बहुत इमोशनल हो गई। और उसको लग रहा था कि नियति मतलब किस्मत ने उसको बहुत ज़्यादा कठोर दंड दिया है, फिर भी वो लड़की इतनी हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, तो वो किसी देवांगना से कम नहीं थी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सुसज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। लेखिका क्या चाहती है कि मैं जो ये लिख रही हूँ उस बारे में वो लड़का भी पढ़े जो कि लखनऊ में रहने वाला था, है ना। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि चाय गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में वो गिरा और पहिए के नीचे हाथ आ गया। प्राण तो बच गए, परंतु बायां हाथ चला गया और वह विच्छिन्न भुजा के साथ साथ मानसिक संतुलन खो बैठा, है ना। एक लड़के के बारे में ये बात कर रहे हैं जो इनको अपनी लखनऊ में बहन के यहाँ पे मिला था। वो पढ़ने में बड़ा होशियार लड़का था। अब वो क्या है, IAS की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद गया, तो वहाँ पे चाय लेने के लिए स्टेशन से नीचे उतरा, तो इतनी देर में ट्रेन चल पड़ी थी। और चलती ट्रेन में चढ़ा वो, तो ट्रेन के पहिए के नीचे आ गया, तो उसका हाथ जो है वो कट गया था। और इस टेंशन के कारण वो डिप्रेशन में चला गया बहुत ज़्यादा, और उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। मानसिक संतुलन खो दिया मतलब पागल जैसी स्थिति में हो गया वो। केवल हाथ खोकर उसने हथियार डाल दिए, सिर्फ हाथ ही चले गए थे उसके, तो वो ऐसा हो गया था। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ निष्पाण मांसदंड मात्र सदा उत्फुल्ल है एवं चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं, बुद्धि दीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल भरपूर उत्कट जिजीविषा एवं कैसी कैसी महत्वाकांक्षा है। ये जो लड़की है इसका नाम चंद्रा है। तो चंद्रा का जो निचला धड़ है, कमर से नीचे वाला हिस्सा है, वो केवल मांस पिंड है, मतलब इसमें कोई जान नहीं है, सिर्फ देखने का है ये पैर वेर उसके, बाकी पैरों में कोई जान नहीं है। लेकिन उसकी चेहरे पे हमेशा एक हंसी रहती है, एक जीने की इच्छा रहती है और काफ़ी महत्वाकांक्षाएं रहती है उसके मन में कि अब मुझे आगे ये करना है, आगे ये करना है। तो बड़ी खुशनुमा लड़की है। मतलब मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर ये बताएगी कि वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। अब ये जो चंद्रा है ये पढ़ाई भी करती है माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित। तो इसने लेखिका से पूछा कि आप लखनऊ जा रही है तो आप ड्रग रिसर्च सेंटर पे पूछ लेगी क्या। मैडम, आप कह रही थी आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में है, क्या आप मेरा बायोडाटा देकर पूछेगी कि वहाँ कोई मुझे फेलोशिप मिल सकती है। मतलब ये लड़की विकलांग है, फिर भी इसके अंदर कितनी उमंग है जीवन जीने की। ये पढ़ाई भी करना चाहती है, ये जॉब भी करना चाहती है। तो लेखिका जो है वो उसको देखा तो देखती ही रह गई। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने या पैर में मोच आ जाने पर प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं कि विपत्ति का कोई आकाश से टूट पड़ा हो, है ना। अगर हमारा कोई पैर वेर फ्रैक्चर हो जाए या हड्डी वड्डी टूट जाए तो हम सोचते हैं अब क्या करेंगे, है ना। लेकिन ये लड़की तो इसको तो जिंदगी भर से ऐसे ही रहना है। दोनों पैर काम नहीं करते हैं,
इधर यह लड़की है कि इसका पूरा निचला धड़ शून्य है, कमर के नीचे का भाग जो है वो पूरा शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। बोटी बोटी मतलब हड्डी, बोटी मतलब हड्डी, तो हड्डी हड्डी फड़क रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुस्त होके बैठी है या कोई मतलब नहीं है, पूरी तरीके से एक्टिव है लड़की। आजकल वह आईआईटी मद्रास, वर्तमान में चेन्नई में काम कर रही है और आईआईटी के लिए काम कर रही थी वो अभी। जन्म के 18वें महीने से ही उसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो से निर्जीव, मतलब वो कब से है, जन्म के 18 महीने के बाद से ही उसका शरीर इस तरीके से हो गया था, पोलियो हो गया था इसको, तो गर्दन के नीचे का जो हिस्सा था वो पूरा पोलियोग्रस्त हो गया था। उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपने थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी, है ना, पीएचडी करी हुई लड़की थी ये, तो इसने ऐसी हालत में भी अपनी डॉक्टरेट जो है वो पूरी करी और अपने जो किस्मत को है एक अंगूठा दिखा दिया कि देखो मैं भी ये काम कर सकती हूँ। मैडम, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सामान्य सा सहारा भी न देखती है तो मेरी माँ को कार चलानी पड़ती है। मैंने इसलिए ऐसी कार का नक्शा बनाया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। ये देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में कैसा संचालन सुगम बना दिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ, है ना। इस लड़की ने अपनी जो लेबोरेटरी थी वहाँ ऐसा करा था कि उसे पैर की जरूरत ही नहीं पड़े, सब काम वो खुद ही बैठे बैठे ही कर लेती थी, अपनी किसी इच्छा से, मतलब किसी की दूसरे की हेल्प नहीं लेती थी। और इसे लगता था कि कार मेरे कारण कार मेरी मदर को चलानी पड़ती है, तो इसने ऐसी कार के डिजाइन करी थी जिसमें पैर जो है, पैरों की जरूरत ही ना हो, सब काम हाथ से ही हो जाता था और वो ऑटो ड्राइव होती थी। उसने मुझे तस्वीर दिखाई और समस्त सामग्री उसके हाथों में पहुंच ऐसे धरी थी जैसे निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मन चाही सामग्री मेज से उतार सकती थी, है ना। ऐसी उसने प्लानिंग से बनाया था नक्शा कि अपने आप को बिना उठाए, चेयर से बिना उठाए सब चीज वो हाथ से ले सकती थी। किंतु आज उसकी इस पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनापूर्ण भूमिका है। इतना जो उसने ये इतना अच्छा अपन को दिख रहा है रिजल्ट, तो क्या है उसकी जो है बहुत लंबी जो है कठिन साधना है, अभ्यास है, अभ्यास प्रैक्टिस करी उसने इतनी, और इतनी यातना, इतनी तकलीफ सही है, जब जाके उसमें इतनी ज्यादा गट्स आए हैं, है ना। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, अभी डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर ने क्या बोला था, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा ही सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार पाते ही अपने विषय में सुना था, किंतु आज हम पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट सी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उसकी अद्भुत सहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को, इन्होंने जो पीएचडी कंप्लीट करी थी, तो इसके जो टीचर थे वो बोल रहे थे कि ये जो डॉक्टरेट की उपाधि है ये 2 लोगों को एक साथ मिलनी चाहिए। किस किस को, एक तो ये चंद्रा को और एक इनकी मदर को। मदर का नाम क्या था, टी सुब्रमण्यम, क्योंकि ऐसी हालत में जो है चंद्रा की जो मदर थी वो हमेशा इसके साथ में ही रहती थी, है ना, व्हील चेयर चलाने के लिए या कोई हेल्प लगे तो देने के लिए, तो उसकी मदर हमेशा साथ में रहती थी। 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की। 25 साल तक ये अपनी पुत्री के साथ साथ ऐसे ही चलती रही, और इस साधना का सुखद अंत 1976 में जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली बायोलॉजी में। और ये कब खत्म हुई, जब चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी कर ली थी, इन्होंने डॉक्टरेट हो गई थी। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय थी। इस विषय में जो विकलांग थे उसमें पहली बार डॉक्टर चंद्रा ने पीएचडी करी थी। जब इसे सामान्य ज्वर हुआ, ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ, पक्षाघात मतलब लकवा आ जाना, है ना। तो जब ये जो चंद्रा छोटी थी तो इसे बचपन में ज्वर मतलब बुखार आया था और उसमें ये लकवाग्रस्त हो गई थी। गर्दन के नीचे वाला
पूरा सर्वांग अचल हो गया था, गर्दन के नीचे नीचे बिल्कुल भी चल नहीं सकती थी ये। भयभीत होकर हमने बड़े से बड़े डॉक्टर को बताया। डर के मदर बोल रही है कि हमने सबको बताया। सब ने एक ही स्वर में कहा, आप इस व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर गर्दन ही हिला सकेगी। मतलब डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि आप ये कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ गर्दन हिला सकती है, आप पैसा मत बिगाड़िए। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती, डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया और ये बोलते बोलते वहाँ पे जो स्पीच दे रही थी सुब्रमण्यम हाँ जी, तो वो एकदम इमोशनल हो गई। फिर धीमे स्वर से मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ में तब इसका छोटा भाई आ गया था और इसके भयानक अभिशाप के कारण बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो। जब ये टी सुब्रमण्यम प्रेग्नेंट थी तो इनका भाई भी था साथ में, और दोनों भाई बहन मतलब 2 भाई बहन ट्विंस थे और ये लेडी जो थी वो प्रेग्नेंट थी। तो लेकिन ये जो चंद्रा थी वो ऐसी ही थी, लेकिन कभी भी टी सुब्रमण्यम ने भगवान से ये नहीं कहा कि कैसी बेटी दी है मुझे, या इसे उठा लो, या इसे जीवन दान दे दो, इससे इसके जीवन से तो मौत भली है। तो ऐसा कभी भी ऐसे शब्द उन्होंने नहीं बोले। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही, केवल सिर हिला हिलाकर इधर उधर देख भर सकती थी। मतलब ऐसी हालत थी कि चंद्रा सिर्फ सिर हिलाती थी, बाकी पूरा शरीर उसका ऐसे ही रहता था, ना हाथों में गति थी ना पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी थी। मतलब एक माँ होती है तो आशा नहीं छोड़ती, सिर्फ हाथ पैर भी नहीं हिलाती थी, सिर्फ देखती रहती। फिर भी माँ को लगता था कि नहीं, कभी न कभी तो ये अच्छी होगी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई। ऑर्थोपेडिक मतलब जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, उनकी बहुत तारीफ सुनी थी तो वहाँ ले गए इसको। वह 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला। वहाँ पे कितना 1 साल तक चला उसका उपचार, और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई और अचानक से इसका जो ऊपरी धड़ था उसके अंदर गति आने लगी, हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखाया। 5 वर्ष की हुई तो मैंने इसे स्कूल में ही इसका स्कूल बनी, है ना। 5 साल की हो गई बेटी तो मदर ने ही इसको सब कुछ सिखाया। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने मुझे चमत्कृत कर दिया। मेधावी मतलब जो बहुत ब्रिलियंट होते पढ़ाई में, तो चंद्रा बहुत ब्रिलियंट थी पढ़ाई में, तो उसकी बुद्धि से मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि कितनी तेज बुद्धि दी है भगवान ने। सरस्वती स्वयं ही जैसे मुझे आकर जीवाग्र पर बैठ गई थी, और सरस्वती जी मतलब मैं जो बोलती वो फटाफट वो याद कर लेती थी। बेंगलोर में प्रसिद्ध माउंट कार्मल में मैं उसे प्रवेश देने के लिए मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा था। और बेंगलोर में ये जो मदर है इनकी, ये वहाँ भर्ती करवाने ले गई थी, और लेकिन भर्ती करवाने के लिए इस स्कूल में इनको वहाँ धरना देना पड़ा था, क्योंकि जो चंद्रा थी वो अपंग थी और ऐसे बच्चों को स्कूल जो है वो लेने से मना कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।